आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम बेहतरीन। मौसम बढ़िया है। हाँ जी, जिसके चलते क्लास 2 से 3 मिनट लेट हो गई। सर मौसम का क्लास से क्या लेना देना? लेना देना है भाई साहब, नेटवर्क का तो लेना देना है, मौसम का तो लेना देना है ही हमारी क्लास से है। हाँ जी। तो हाँ, सभी की प्रेजेंट, सभी की हाजिरी लग चुकी है। तो ये बताओ, डाइस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और डाइस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वो वन फिगर वाला क्वेश्चन किया था। बड़ा मजा आया वन फिगर के क्वेश्चन को बनाने में। अच्छा, वन फिगर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन थे। फिर हमने जो क्वेश्चन किया वो टू फिगर वाला क्वेश्चन किया। फिर हमने जो भी क्वेश्चंस किए वो टू फिगर वाले क्वेश्चन किए, है ना। कितने वाले किए बेटा? टू फिगर वाले क्वेश्चन किए। अच्छा, टू फिगर के अंदर टोटल 3 केस बनते हैं। टू फिगर के अंदर टोटल 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है व्हेन देयर इज ओनली वन, व्हेन देयर इज नो कॉमन। दूसरा केस व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। तीसरा केस व्हेन देयर आर ओनली 2 कॉमन। ठीक है, तो नो कॉमन, वन कॉमन और 2 कॉमन, है ना। वॉइस और वीडियो में 2 सेकंड का डिले है, तो इस डिले को हम सही करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं सही करूंगा ना बेटा डिले, तो आपकी जो क्लास, तो हमने वन फिगर क्वेश्चन कर लिए, हमने टू फिगर क्वेश्चन भी कर लिए। फिर इसके बाद जब हमने पढ़ा, हमने तीसरा केस पढ़ा है मोर देन टू फिगर। तो अब हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन किए हैं, 2 से ज्यादा फिगर वाले। अच्छा, 2 से ज्यादा फिगर में हमने क्या सीखा? 2 से ज्यादा फिगर में हमने सीखा कि कोई भी दो, है ना, कोई भी 2 फिगर उठा लो और उसमें वन कॉमन ट्रिक लगा दो। कोई भी 2 फिगर उठा लो और उसमें वन कॉमन ट्रिक लगा दो, और वन कॉमन ट्रिक लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने ओपन फिगर पढ़ा। ओपन डाइस को सॉल्व करने के बेटा 2 मेथड है। ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 मेथड है। कौन कौन से? पहला मेथड है ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ओपन डाइस को सॉल्व करने का पहला मेथड है जितने भी अल्टरनेट सरफेस होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? जी मेथड। दूसरा मेथड जी मेथड है ना। दूसरा मेथड है जी मेथड। चलिए साहब, तो अच्छा अच्छा, जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए देखो, ऑप्शंस एलिमिनेट किस बेसिस पे होते हैं? ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं उस जो नोट मैंने लिखाया था ना, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, है ना। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन एलिमिनेशन था वो था रोटेशन मेथड। हमने रोटेशन मेथड से भी ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखा। ठीक है, और हम ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर में। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, आखिरी दिन है, और आज हम आखिरी पार्ट पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न। मतलब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि किस पर बेस्ड होते हैं? लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जो कि भाषा पे आधारित प्रश्न होते हैं। इन क्वेश्चंस को करेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है जी हाँ। टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम सॉल्व, बताओगे जरा मुझे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बना चुके हैं हम? 52 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अपने घर पे नहीं किया होगा। मत करो तुम, तुम्हारी खुद की मर्जी। मैंने तो दे दिया था होमवर्क आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बस यहां तक हम कर चुके हैं, 52 तक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 का। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है कितने सेकंड? 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। यह है क्वेश्चन नंबर 53।
जी सॉल्व करो। ये भी क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? अब बेटा तुम फिर से वही बात कर रहे हो हैं। रीजनिंग बेटा टीयर 2 में भी आ चुकी है, मेंस में भी, फिर भी तुम कह रहे हो ये क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में है? क्यों भाई, अब तो मत बोलो ये बात। बस इतना ही समय आपको मिलना था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, सबको दिखाई दे रहा है, हैं? सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको क्वेश्चन ना दिखाई दे रहा हो। झूठ मत बोलो तुम, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं। यह घन आकृतियां 1 2 3 4 भिन्न भिन्न स्थितियों में दर्शाई गई हैं। ठीक है, चलिए साहब। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, कि फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट, फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच फेस इज अपोजिट टू द फेस डिनोटेड बाय 6। क्या बेटा दूसरी और तीसरी फिगर सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? बताना जरा, क्या दूसरी तीसरी से हम बता सकते हैं 6 के विपरीत क्या है? सर अगर मैं दूसरी तीसरी फिगर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करोगे, है ना? यहाँ पर हम कौन से ट्रिक यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हम वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 4 को ऊपर नीचे लिख के 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 4 1 2। ठीक है, 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे हम 4 6 5। तो हमें पता चल गया बेटा 2 5 6 1 और 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। तो हम 100% ये बता सकते हैं 6 के विपरीत क्या है। सेकंड और थर्ड फिगर का यूज करके हम बता सकते हैं 6 के विपरीत 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगेगी। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है ना? पहला कथन 100% ट्रू है, पहला कथन 100% ट्रू है। 6 के विपरीत क्या है हम ये बता सकते हैं, है ना? वन कॉमन ट्रिक से बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ, फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट। बेटा सेकंड और थर्ड फिगर तो हर चीज के लिए सफिशिएंट है। सेकंड और थर्ड फिगर तो हर चीज के लिए सफिशिएंट है। पूछो क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड फिगर में ना हम वन कॉमन ट्रिक लगा रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड फिगर तो हर आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देता है। इन ऑर्डर टू फाइंड विच फेस इज अपोजिट टू 3, फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ आर सफिशिएंट। ये बताओ पहली और चौथी फिगर ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है ये बताने के लिए पहली और चौथी फिगर सफिशिएंट है। अगर पहली और चौथी फिगर पे अगर नजर डालते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टू कॉमन ट्रिक। अगर पहली और चौथी फिगर पे अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे टू कॉमन ट्रिक। और टू कॉमन ट्रिक से हम ये बता सकते हैं कि 3 के विपरीत 4 है। तो इसका मतलब पहली और चौथी फिगर से भी हमें पता चल गया कि 3 के विपरीत क्या है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य हैं। इसका मतलब यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य है। पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है ना? तीनों ही स्टेटमेंट 100% ट्रू है। तीनों ही स्टेटमेंट 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। 25 सेकेंड है सिर्फ। बस इतना ही समय मिलेगा। जमीन पर बेटा 4 मानक पासे फेंके गए,
जमीन पर 4 मानक पासे फेंके गए और इन पासों के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके गए, 4 मानक पासे जमीन पे फेंके गए, है ना। मानक पासे तो समझते हो ना, वो पासे जिनमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हमने 4 मानक पासे जमीन पर फेंके और इस प्रकार वैसे फेंके कि इनकी ऊपरी सतहों पर संख्या का योग 13 है, क्योंकि इनकी ऊपरी सतह क्रमशः 4 3 1 5 है। इनकी ऊपरी सतह पर क्रमशः 4 3 1 5 है। अच्छा, अगर ये मानक पासा है तो बेटा अगर ऊपरी सतह पे 4 है तो निचली सतह पे क्या आएगा 3, ऊपरी सतह पे 3 है तो निचली सतह पे क्या आएगा 4, ऊपरी सतह पे 1 है तो निचली सतह पे क्या आएगा 6, ऊपरी सतह पे 5 है तो निचली सतह पे क्या आएगा 2, क्योंकि हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होगा 7 होगा। तो हमसे पूछा है जमीन को छू लेने वाले कुल सतहों का योग कितना है। बेटा इनको टच करने वाले टोटल सरफेस का सम कितना होगा, ये टोटल सम चाहिए। 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 2 15, 13 और 2 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 2 15। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को यूजुअल को भी बेटा स्टैंडर्ड, यूजुअल का मतलब स्टैंडर्डाइज है। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। मुझे एक बात बताओ, हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 है, तो बेटा 7 चौक 28, तो टोटल सम होगा 28। 28 में से 15 घटा दो तो बचा कितना, 28 में से 13 घटा दो, 28 में से 13 घटा दो तो बचा कितना 15, तो सम कितना होगा 15। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे आंसर, है ना। हम सीधा 28 में से ये 13 माइनस कर देते तो भी हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बेटा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। अब आप इस क्वेश्चन को बेहद ध्यान से पढ़ो और बेहद ध्यान से समझो। आप इस क्वेश्चन को बेहद ध्यान से पढ़ो और बेहद ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। मैं देखता हूं कितना समय आपको लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में। हम्म हाँ जी, चलिए। 1 मिनट से ऊपर का समय तो बेटा टीयर 2 में भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो 1 मिनट से ऊपर का समय तो आपको वैसे भी नहीं दिया जा सकता। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 4 एंड 6, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो 1 है ना 1, वो 2 4 6 के एडजेसेंट है, यानी कि डाइस में कहीं पे 1 लिखा हुआ है, डाइस में कहीं पे 1 लिखा हुआ है, और 1 की जो एडजेसेंट सरफेस है, 1 की जो आसपास वाली सतह है बेटा, वो है 2 4 और 6, है ना। 2 4 6 यहां पर कहीं है, यहां पर कहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ,
वन के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू वन, जो कि एक के पीछे है। क्या आप मुझे बता सकते हो एक के पीछे क्या है? क्या एक के पीछे एक हो सकता है? ना सर, एक के पीछे एक कैसे होगा? देखो, एक के पीछे क्या, आप ये बताओ, एक दो तीन चार पांच छह, क्या एक के पीछे एक हो सकता है? नहीं। क्या एक के पीछे दो हो सकता है? दो। सर एक के पीछे दो भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो दो है ना, वो तो एक के साथ है, यानी कि इनमें से कहीं दो है। एक के पीछे तीन हो सकता है? यस, तीन हो सकता है एक के पीछे। एक के पीछे चार हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो चार है वो भी एक के साथ है। एक के पीछे छह भी नहीं हो सकता, क्योंकि छह भी एक के साथ है। हाँ, एक के पीछे पांच हो सकता है। तो एक के पीछे या तो तीन होगा या पांच होगा, है ना। अपोजिट टू वन इज ईदर थ्री और फाइव। अपोजिट टू वन इज ईदर थ्री और फाइव। ये बात अच्छे से मानते हो कि भैया एक के पीछे या तो तीन है या पांच है। दो चार छह नहीं हो सकता, क्योंकि दो चार छह आपस में एक दूसरे से यहाँ बीच में है दो चार छह। ठीक है, चलिए, बहुत मजा आता रहेगा, पढ़ते रहो बस। अब आप ये बताओ, पहला जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? टू इज अपोजिट टू सिक्स, क्या दो छह के विपरीत है? क्या दो छह के विपरीत है? क्या दो छह के विपरीत है? क्या ये जरूरी है कि अगर दो यहां पर है तो छह नीचे आएगा? क्या ये जरूरी है कि अगर दो यहां पर है तो छह नीचे आएगा? नहीं सर। सर, हो सकता है छह यहां हो सकता है छह इसके नीचे हो। तो ये जो बात कह रहे हैं ना, ये एक और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, संभावना। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वन इज एडजेसेंट टू थ्री, बेटा एक तीन के नजदीक है। वन इज एडजेसेंट टू थ्री, बेटा वन थ्री के एडजेसेंट हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे? अगर बेटा वन फाइव के अपोजिट है तो 100% वन थ्री के एडजेसेंट है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थ्री इज एडजेसेंट टू फाइव, क्या तीन और पांच एक दूसरे के निकट है? देखो, तीन और पांच कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, और जो सरफेस कभी एक दूसरे की विपरीत नहीं जा सकती, वो हमेशा एक दूसरे को टच करेंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू है। तीन और पांच हमेशा एक दूसरे के टच में रहेगा, क्योंकि वो खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। जो सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं डाइस में, वो सरफेस एक दूसरे को टच करती हैं, और जो विपरीत होती हैं वो टच नहीं करती। तो तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, इसीलिए तीन और पांच हमेशा एक दूसरे से सटे रहेंगे। थ्री इज अपोजिट टू फाइव, बेटा तीन पांच के विपरीत है, ये तो 100% फॉल्स है। ये बात 100% फॉल्स है, 100%। ये पॉसिबिलिटी थी और ये 100% फॉल्स है, और ये 100% ट्रू है। तो हमने चारों ही कैटेगरी, तीनों ही कैटेगरी को डिवाइड कर लिया। हमने 100% ट्रू स्टेटमेंट भी पहचान लिया, हमने 100% फॉल्स भी पहचान लिया, और हमने पॉसिबिलिटीज को भी पहचान लिया। पहली दो पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरा 100% ट्रू है, चौथा क्या है? 100% फॉल्स। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। हम्म भैया, आप सब सिर्फ पहले ये पता लगा लो एक के अपोजिट कौन सी सरफेस है, तीन और पांच। इसका मतलब तीन और पांच हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे, वो कभी एक दूसरे को अपोजिट नहीं जा सकते। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो। मजा आ गया? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। फटाफट से सॉल्व करो।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इफ वन इज अपोजिट टू फाइव, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन इज अपोजिट टू फाइव, है ना, एक ऐसा पासा है जिसमें एक के पीछे क्या है, एक के पीछे पांच है ना। टू इज अपोजिट टू थ्री, दो के पीछे क्या है, दो के पीछे तीन है। तो भैया चार के पीछे क्या होगा सर, 100% चार के पीछे छह होगा। जब एक के पीछे पांच है, दो के पीछे तीन है, तो चार के पीछे छह होगा। चलिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप मुझे एक बात बताओ, फोर इज एडजेसेंट टू थ्री, बेटा फोर इज एडजेसेंट टू थ्री ये बात 100% ट्रू है, लेकिन फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स ये बात 100% फॉल्स है। एक 100% ट्रू, एक 100% फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू नहीं है। अच्छा, टू इज एडजेसेंट टू फोर, टू इज एडजेसेंट टू फोर 100% ट्रू है कि भैया दो जो होगा वो चार के निकट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ना दो के निकट कौन कौन सी सरफेस है, दो के निकट, तो आपका आंसर क्या होगा, तीन को छोड़कर, जो तीन दो के विपरीत है ना बेटा, है ना, तीन को छोड़कर सारी की सारी सरफेस दो के निकट है। भाई अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती है सभी उसके निकट है। तीन को छोड़ दो तो एक, पांच, चार, छह, ये सारी सरफेस दो के निकट है। तो दो के निकट बेटा चार भी है, दो के निकट छह भी है। ठीक है, तो दो के निकट चार और छह दोनों है। बेटा चार के निकट पांच है ये बात 100% ट्रू है, लेकिन चार के निकट छह है ये बात 100% फॉल्स है, आधा सही आधा गलत। छह के निकट तीन है ये बात 100% ट्रू है, लेकिन छह के निकट चार है ये बात 100% फॉल्स है, आधा सही आधा गलत। देखो बाकी के जितने भी कथन है वो आधे सही आधे गलत है, लेकिन ये कथन पूरा का पूरा सही है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब तो इतने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो ही गए डाइस के, तो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। इफ वन इज एडजेसेंट टू 2 3 5, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ वन इज एडजेसेंट टू 2 3 5। अब आप ये बताओ अपोजिट टू वन, वन के अपोजिट कौन कौन सी सरफेस है, सिर्फ आप ये पता लगा लो वन के अपोजिट कौन कौन सी सरफेस है। देखो दो तीन पांच वन के एडजेसेंट है, तो दो तीन पांच को छोड़ दो तो वन के अगेंस्ट क्या आएगा, चार और छह, है ना। तो फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स, ये बात 100% ट्रू है, फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स। क्यों, क्योंकि फोर और सिक्स कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। ठीक है, डाइस का क्या रिलेशन है सीजीएल से, मतलब तुमने तो हद कर दी भाई। टू इज एडजेसेंट टू फाइव, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी। अच्छा तुम कह रहे हो पोस्ट से क्या रिलेशन है, तुम्हारा दिमाग चेक हो रहा है कि तुम्हारा इतना दिमाग है कि नहीं है, तुम चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं। वन इज एडजेसेंट टू सिक्स, वन इज एडजेसेंट टू सिक्स, पॉसिबिलिटी। वन इज एडजेसेंट टू फोर, पॉसिबिलिटी। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटी। ऑप्शन ए 100% ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब क्या है, बाकी सभी पॉसिबिलिटीज हैं, बाकी सभी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन कितने पहुंच गया, इतने सारे क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ, नंबर तो लिख ही नहीं रहा तुम्हारे। 52, ये था 53, 54 और 55, 56, 57 और क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पर आओ। इतना डाइस तो कभी नहीं पढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दो। इफ वन इज अपोजिट टू टू एंड इफ वन इज अपोजिट टू टू एंड एडजेसेंट टू थ्री एंड फोर, बेटा ये सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि अगर वन टू के अपोजिट है तो वन के निकट कौन कौन सी सरफेस होंगी, सर दो को छोड़ दो, तीन चार पांच छह, ये चारों बेटा एक के निकट है। दो के निकट कौन कौन सी सरफेस होंगी, सर एक को छोड़ दो, तीन चार पांच छह, ये सभी की सभी दो के निकट होंगी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, बताओ कौन सा स्टेटमेंट 100% ट्रू है। टू इज एडजेसेंट टू सिक्स, बेटा दो छह के निकट है, टू इज एडजेसेंट टू सिक्स, दो छह के निकट है, ये बात 100% ट्रू है। थ्री इज एडजेसेंट टू फोर, पॉसिबिलिटी है, तीन चार एडजेसेंट भी हो सकते हैं अपोजिट भी। फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स, पॉसिबिलिटी है, फोर सिक्स के एडजेसेंट भी हो सकता है अपोजिट भी।
3 इज एडजेसेंट टू 5 पॉसिबिलिटी है, 3 5 एडजेसेंट भी हो सकते हैं और अपोजिट भी। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब क्या है, पॉसिबिलिटीज, है ना। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब पॉसिबिलिटीज हैं, बाकी सब पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ 2 इज अपोजिट टू 3 एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6, समझ रहे हो। इफ 2 इज अपोजिट टू 3 एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6, 4 एंड 6 के एडजेसेंट है, इसको छोड़ दो। इफ 2 इज अपोजिट टू 3, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। 1 इज अपोजिट टू 5, बेटा 1 5 अपोजिट भी हो सकते हैं, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। 4 इज एडजेसेंट टू 6, 4 6 के एडजेसेंट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, हमें नहीं पता। 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, बेटा 4 2 के एडजेसेंट है, ये 100% ट्रू है। लेकिन 4 6 के एडजेसेंट है कि नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये कथन आधा तो सही है, बट आधा है संभावना में, पूरा सही नहीं है। 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, बेटा 1 2 के भी एडजेसेंट है और 1 3 के भी एडजेसेंट है। तो ये बात 100% ट्रू है। जो एक है वो 2 और 3 दोनों के निकट होगा। भैया 2 के निकट 1 भी होगा, 2 के निकट 1 भी होगा और 3 के निकट भी 1 होगा। एक जो है वो 2 और 3 दोनों के निकट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ो आराम से। क्वेश्चन नंबर 60 है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। बेटा विपरीत सतहों पर बिंदुओं का योग कितना है, विपरीत सतहों पर बिंदुओं का योग 7 है। विपरीत सतहों पर बिंदुओं का योग 7 है, इसका मतलब दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज। अगर विपरीत सतह पर बिंदुओं का योग 7 हो तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी मानक पासा हैं। अगर विपरीत सतह पर बिंदुओं का योग 7 हो तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी मानक पासा हैं। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइजेस। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो और देखना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी दे पाते हैं। अगर आप 45 सेकंड से पहले आंसर दे रहे हो तो ठीक है, 45 सेकंड के बाद दे रहे हो तो थोड़ी सी गड़बड़ है। इतना टाइम तो बेटा तुम्हें, हाँ, सीजीएल मेंस में भी नहीं मिलने वाला। क्यों भाई, इतना तुम्हें समय तो तुम्हें मेंस में भी नहीं मिलेगा। मेंस में भी मैक्सिमम 1 ही मिनट मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो। देखो ये क्वेश्चन है, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो पहला पासा है, जो दूसरा पासा है और जो तीसरा पासा है, इन 3 पासों के इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, इन 3 पासों के जो निचली सतह हैं, जो बॉटम सरफेसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, मतलब इन पहले 3 पासों के निचली सतह पर जो बिंदुओं की संख्या है बेटा, जो बिंदुओं की संख्या है ना, वो क्या है, वो क्या है, वो सम है।
इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं, है ना, निचली सतह पर जो बिंदु है ना वो इवन है, इवन, ठीक है, सम बिंदु है बॉटम सरफेसेस पे। अब मुझे एक बात बताओ, इवन का मतलब क्या है? सर जो इवन नंबर्स होते हैं ये वही नंबर हैं, हाँ आप सही पहचान रहे हो, 2 4 6। और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 1 3 5। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है, बॉटम सरफेस पे ना इवन नंबर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज बताओ मुझे, ये सभी के सभी स्टैंडर्डाइज हैं, है ना? यहाँ पर 5 है तो 5 के अपोजिट क्या है? सर 5 के अपोजिट 2 है। यहाँ पे 6 है, 6 के अपोजिट क्या है? 6 के अपोजिट 1 है। तो बेटा 5 2 6 1 बचे कौन कौन से नंबर? 3 4। अच्छा 3 4 में इवन नंबर डॉट्स नीचे आनी चाहिए, तो 3 4 में इवन क्या है? 4। 3 4 में इवन क्या है? 3 4 में इवन क्या है? 4। तो 4 नीचे 3 ऊपर, ठीक है, 4 नीचे 3 ऊपर। अच्छा ये 3 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, बचा क्या? 6 1। 6 1 में इवन क्या है? इवन 6 है, तो 6 नीचे 1 ऊपर, 6 नीचे 1 ऊपर। अच्छा 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 1, 2 5 6 1 बचा क्या? 3 4। 2 5 6 1 बचा क्या? 3 4। 3 4 में इवन क्या है? 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। तो बस यही क्वेश्चन है बेटा। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस? तो टॉप फेसेस पे कुल डॉट्स कितनी है? 3 और 1 4 और 3 7। तो ऊपरी सतह पर कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? कुल बिंदुओं की संख्या है 7। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, प्यारा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। कैसे पता चला कि ये स्टैंडर्डाइज है? एक भाई साहब कह रहे हैं कैसे पता चला कि ये स्टैंडर्डाइज है? पता है कब पता चला था हमें ये स्टैंडर्डाइज है? जब तुम सो रहे थे तब हमें पता चला था कि ये स्टैंडर्डाइज है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ये समझाया गया है, तब तुम सो रहे थे जब मैं ये बता रहा था। द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। पहले ही बताया गया था कि ये जितने भी पासे हैं वो मानक पासे हैं, ये चीज पहले ही रिप्रेजेंट कर दी गई है। हाँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा, पहला दूसरा, फिर भी वही। आप समझाएं और समझ ना आए, हो ही नहीं सकता। आपकी स्टाइल ही अलग है पढ़ाने की। बेटा इवन ऊपर लेना है, इवन नीचे लेना था कंडीशन के हिसाब से। इवन नीचे, ऑड ऊपर, इवन नीचे ऑड ऊपर। हाँ जी, हो गया सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो बेटा तीन पासों की बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। इनके बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन है। अब इवन नंबर ऑफ डॉट्स कौन से हैं? देखो ये 5 है, 5 के पीछे 2,
तो 5 के पीछे 2, 6 के पीछे 1, 5 2 6 1, बचा क्या 3 4। 3 4 में इवन 4 है तो 4 नीचे 3 ऊपर, 3 4 5 2, 3 4 5 2, बचा क्या 6 1, 6 1 में 6 नीचे 1 ऊपर। अच्छा 2 5 6 1, बचा 3 4, 3 4 में 4 नीचे 3 ऊपर, इवन हमने नीचे लिया। एंड द डाइस 4 5 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। ये कह रहे हैं चौथा पांचवा जो छठा डाइस है ना, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड हैं। ऑड देखो 5 2 3 4, 5 2 3 4, बचा क्या 6 1, 5 2 3 4, बचा क्या 6 1, 6 1 में ऑड क्या है, एक ऑड है ना। 6 1 5 2, 6 1 5 2, बचा क्या 3 4, 3 4 में ऑड क्या है, 3 है ना। 4 3 2 5, 4 3 2 5, बचा क्या 6 1, 6 1 में ऑड क्या है, एक है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंसेस द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस डॉट्स बिटवीन दीज टू सेट। तो इन दोनों सेट्स के ऊपरी सतहों के बिंदुओं के योग में डिफरेंस कितना है। 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 1 5, और 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 7 और 5 का डिफरेंस, हाँ 7 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 5 का डिफरेंस है 2। ऑप्शन सी 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से। देखो ये बैच पहले भी प्री प्लस मेंस का था, अब भी प्री प्लस मेंस का है, तो टेंशन मत लो तुम। जी बेटा समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ ऑड नंबर डाइस, देखो ऑड नंबर डाइस का मतलब क्या है। ऑड नंबर डाइस का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पहले तीसरे और पांचवें पासे की। भाई ऑड नंबर डाइस का मतलब क्या है, ऑड नंबर डाइस का मतलब है हम बात कर रहे हैं पहले तीसरे और पांचवें पासे की। हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। ये कह रहे हैं पहला तीसरा जो पांचवा फासा है ना, इनके जो बॉटम फेसेस हैं उस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं बेटा वो ऑड हैं। ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं बॉटम फेसेस पर। कैसे, 5 2 6 1, बचा क्या 3 4, 3 नीचे 4 ऊपर, है ना। 2 5 6 1, बचा क्या 3 4, 3 नीचे 4 ऊपर, 6 1 5 2, बचा क्या 3 4, 3 नीचे 4 ऊपर। चलिए साहब, what will be the total number of dots on the top faces of these dice। तो टॉप फेसेस पे कुल डॉट्स कितनी है बेटा, 4 तिया 12। टॉप फेसेस पे कुल डॉट्स कितनी है, 4 तिया 12, है ना। बेटा मैं तो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर दूं, मुझे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे।
समझे? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग भी 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। समझाने में तो 1 मिनट लगेगा ना, समझाने में तो 2 मिनट लगेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए। तो बेटा 2 क्वेश्चन बचे हैं, आखिरी के 2 क्वेश्चन डाइस के, लास्ट 2 क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुके हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference between the number of dots if the difference between the number of dots of opposite surfaces if the difference between the number of dots of opposite surfaces is 6, then which figure is correct? Then which figure is correct? यदि, हिंदी में लिख लो बेटा, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यदि समभुज सतहों की, if the difference between the odd number of dots, if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces is 6, then which figure is correct? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, तो कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, तो कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, तो कौन सी आकृति सही है? If the difference between the odd number of dots of opposite surfaces is 6, then which figure is correct? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, तब कौन सी आकृति सही है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप इन 4 क्वेश्चन को, यदि समभुज, बेटा समभुज ही कह रहा हूं मैं, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, तो कौन सी आकृति सही है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 2 सेकंड में। पता है कैसे? देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, मतलब समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर कितना है? 6। यानी कि डाइस पे जो भी नंबर ऑफ डॉट्स हैं बेटा, वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं, है ना? डाइस की हर सरफेस पे जो भी डॉट्स बनाई गई हैं वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स बनाई गई हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इवन नंबर वाले डॉट्स हैं, जो इवन नंबर वाले डॉट्स हैं, वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। जो इवन नंबर वाले डॉट्स हैं वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, सारे, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डॉट्स सिर्फ एक ही फिगर में है। अच्छा, यहां पे अगर मान लो एक ऑप्शन और होता तो हम शायद कंफ्यूज हो जाते। यहां पर एक ऑप्शन और होता 1, 7, 9, तो हम कैसे डिसाइड करते कि ये सही है या ये सही है? देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है ऑड। अगर एग्जाम में ऑड वर्ड यूज हो तो इसका मतलब ये है बाय डिफॉल्ट जो हम नंबर ऑफ डॉट्स एज्यूम करेंगे, पता है कौन कौन सी एज्यूम करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये 6 सरफेस पे अलग अलग डॉट्स हम एज्यूम करेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हमें बनानी हो। अच्छा ये बताओ, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, यानी कि अपोजिट सरफेस पे जो बिंदु है उनका अंतर 6 है, इसका मतलब क्या है कि 1 के अपोजिट हमें 7 लेना है, 7 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट हमें 9 लेना है, 9 के अपोजिट 3, और 5 के अपोजिट हमें 11 लेना है और 11 के अपोजिट 5। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के हिसाब से ऑप्शन ही जचता नहीं है। देखो 1 and 7 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर।
1 and 7 both are opposite to each other, they can never be seen together. 1 और 7 ये दोनों दो विपरीत सतह हैं और ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। इस बेसिस पर ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया। इस बेसिस पर ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया, तो जो बचा वो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है आगे से अगर इवन डाइस यूज होगा तो हम कौन कौन सी डॉट्स यूज करेंगे। इवन डाइट्स में हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं 2 4 6 8 10 12। तो अगर ऑड आएगा तो ये, इवन आएगा तो ये हमें बाय डिफॉल्ट एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इफ द डिफरेंस बिटवीन number of dots, if the difference between number of dots of opposite surfaces is 3, then which figure is correct? हिंदी में लिखो, यदि विपरीत सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है। यदि विपरीत सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि विपरीत सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, तब कौन सी आकृति सही है। यदि विपरीत सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि विपरीत सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है। बेटा इस क्वेश्चन में ना तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स ना ही ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, ऐसा कोई भी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना इवन ना ऑड। तो आप अपनी मर्जी से एज्यूम मत कर लेना इवन ऑड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम वर्ड यूज नहीं कर रहे इवन और ऑड। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो अब जो हमारी नंबर ऑफ डॉट्स होंगी वो अपोजिट सरफेस पे डिफरेंस आना चाहिए 3। 8 10 12, 8 8 10, 7 9 11, 4 5 6। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे क्वेश्चन में ऑड वर्ड यूज होगा तो हम ये डॉट एज्यूम करेंगे, इवन यूज होगा तो हम ये डॉट एज्यूम करेंगे, और अगर मान लो सिर्फ डाइस है, ना ऑड ना इवन, तो बाय डिफॉल्ट जो डाइस की 6 सतह पे नंबर होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले क्वेश्चन में ना इवन है ना ऑड है, समझ रहे हो, ना इवन ना ऑड, ये तो नॉर्मल डाइस है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि ये 8 10 12 8 8 ये आ ही नहीं सकते नंबर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मान लो गलती से एक ऑप्शन और आ जाए, मान लो कि गलती से एक ऑप्शन और आ जाए यहां पर, और वो ऑप्शन कुछ ऐसा हो, 2 3 5, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करोगे। देखो, हर दो विपरीत सतहों का अंतर 3 होना चाहिए, हर दो विपरीत सतहों का जो अंतर है वो 3 होना चाहिए। तो बेटा 1 के विपरीत क्या आएगा 4, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत क्या आएगा 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत क्या आएगा 6, 6 के विपरीत 3। तो हर दो विपरीत सतहों का अंतर 3 है। इस हिसाब से 2 और 5 दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप इस चैप्टर का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। बेटा ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन जो कि डाइस का क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो। डाइस के बाद आता है चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, जिसमें हम डाइस को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं। हम डाइस की 6 अलग अलग सरफेस को 6 रंग से रंग देंगे, ठीक है, फिर उनको छोटे छोटे घनों में काटेंगे। समझ रहे हो, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन इस चैप्टर का बना सकते हो। क्लासिफिकेशन देखो बहुत टाइप की होती है। जीएस वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए जीएस की नॉलेज होनी चाहिए,
समझ रहे हो? कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ना है। नंबर वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। और फिगर वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमें नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है। तो क्लासिफिकेशन कई प्रकार की है, समझ रहे हो? जो जीएस वाली क्लासिफिकेशन है उसके लिए जीएस की नॉलेज होना पहले से जरूरी है। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो अब हम नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। शाम को यूट्यूब चैनल पे तो हम मुलाकात कर ही रहे हैं 6 बजे अपने। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। बेटा 1 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3 है ना? 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3। हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।